पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्या हालात है हमारी पुलिस और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के। इस पार्ट में हम देखेंगे कि क्या सच में हमारी न्याय प्रणाली और सरकार गंभीर है इन संवेदनशील मुद्दों पर। जिस देश का नाम पूरे विश्व में स्त्री जाति का पर्याय हो, जिस देश में लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा और काली की पूजा की जाती हो, जहां धरती और नदियों को मां समान माना जाता हो, उस देश में जब ऐसी घटनाएं आम हो जाएं, ऐसे वक्त में हमें गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर इसका समाधान ढूंढा कैसे जाए। और इस समाधान तक पहुंचने में सबसे अहम योगदान महिलाओं के तरफ से ही आने चाहिए। पर आज भी महिला के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट एक महिला ही बनी हुई है। दृश्य बदल रहे हैं, पर अभी भी और प्रयास की दरकार है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2013 के साथ ही बजट में पहली बार निर्भया फंड का जिक्र हुआ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड वाज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनिशिएटिव्स एम्ड एट एनहांसिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर वुमेन इन द कंट्री। 1000 करोड़ के फंड के साथ शुरुआत की गई। अब तक हर बजट में 1000 करोड़ का ही एलोकेशन किया गया। पहली बार दिसंबर 2013 में 3 योजनाओं को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी। इन 3 योजनाओं की वास्तविक अवस्था क्या है, यह जानने की मैंने बहुत कोशिश की, पर कुछ पता नहीं चला। तब समझ में आया कि गूगल से हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। सरकारें सिर्फ नए प्रस्तावों के ऐलान करती हैं और जनता खुशी से नाचने लगती है, मगर कभी भी उनकी वास्तविक स्थिति से आम जनता को अवगत नहीं कराया जाता है। SOS बटन लगे हैं या नहीं और CCTV कैमरा में कोई बढ़ोतरी हुई भी है कि नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। Again, in 2014 and 2015, additional 1,000 crores were dumped into the same fund and making the total corpus to reach 3,000 crore. In Jan 2015, Ministry of Home Affairs proposed to create investigative unit for crime against women. Initially, 150 such centers were built. Press Information Bureau states that all the 150 centers has been established. Now the government is planning to increase the numbers from 150 to 714. Please try to find the center in your own state and check if they are functional. The proposed structure and number of allotted centers to each state are mentioned here. Women Helpline Support Scheme was also approved
but the helpline numbers are not working uniformly across the state. Yet another program to create one-stop crisis center for taking initiatives aimed at enhancing safety and security of women by Ministry of Women and Child Development was proposed. The number of such OSC centers was reduced from initial count of 660 to 36, one for each state and union territory. I'm not sure about the other one-stop crisis centers, but there are some which are functional, like the Bharosa in Hyderabad, Sakhi in Karnal, OSC in Raipur, Sakhi in Kohima, and Gauravi in Bhopal. However, Menaka Gandhi, Minister of Women and Child Development, has proposed the next phase of 150 OSC centers being built across the country by April 2017. And since I am stating this in April 2017, only God knows when all the OSCs will be established or will become fully operational. The state-wise detail of one-stop crisis centers are presented here. Please check how many such centers are operational in your state. Even the Central Victims Compensation Fund of 200 crore is not utilized. An RTI filed in Tamil Nadu and Karnataka shows nil drawings from the fund. And if states like Karnataka and Tamil Nadu have not drawn even once from these funds, we can only imagine about the rest of the states.
हालांकि जब सवाल ज़्यादा बढ़ गए तब सरकार ने कुछ इस तरह का जवाब दिया जिससे यह तो पता चलता है कि कितने प्रपोजल रिसीव किए और उनमें से कितनों को अप्रूव या अप्रेज किया गया है। बट इस स्पष्टीकरण में जो सबसे अहम बात नदारद थी वो यह थी कि इन सारी योजनाओं का वास्तविक स्थिति नहीं बताया गया, ना ही यह बताया गया कि हर योजना में कितना खर्च हुआ है। इस जवाब से यह भी पता चला कि अब तक कमेटी के मेंबरानों ने सिर्फ 7 दफे मीटिंग की है और कुल 2100 करोड़ रुपए की योजनाओं का अनुमोदन किया गया है, परंतु इस आवंटन का कुल प्रतिशत खर्च नहीं बताया जा रहा है। तो आखिर इस भंवर से निकला कैसे जाए? इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि 3 ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां हमें प्रहार करने की जरूरत है। ये हैं लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट, सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड पुलिस रिफॉर्म्स। आखिर कानून बनने के बाद जनता कहाँ जाएगी? उसे जाना तो आखिरकार न्यायालय में ही है अपने हक की लड़ाई लड़ने को। उच्चतम न्यायालय और महान्यायालय के अधिभार की खबरें किसी से छुपी नहीं है। आए दिन इस तरीके की खबरें रोजाना आप टीवी और न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे। लगभग हर मुख्य न्यायाधीश ने अपने सेवानिवृत्ति के समय यह बात दोहराई है कि न्यायालयों पर जरूरत से ज्यादा भार है और न्यायालय न्यायाधीशों की कमी से जूझ रहे हैं। यह भी एक बड़ा कारण है लंबित मामलों की बढ़ती तादाद का, और इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं न्यायालय के रिक्त पद। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 1079 महान्यायालय के न्यायाधीशों में से 433 पद आज भी रिक्त हैं, और तो और उच्चतम न्यायालय में भी करीब 3 न्यायाधीशों की पद रिक्त हैं। इन सब से एक बात तो अवश्य सामने आती है कि न्याय देने के लिए अगर न्यायाधीशों की कमी है इस देश में, तो फिर न्याय पाने वालों की तादाद कितनी अधिक होगी। हम सबने एक जोक सुना और पढ़ा है जो आईटी फील्ड में बहुत ही पॉपुलर है। पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में जितना भी कहा जाए या तर्क वितर्क किया जाए, हमारी सरकारों पर उनका जरा भी असर नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जब भी आते हैं, उन पर दिन रात विशेषज्ञों के अलग अलग पैनल अपनी विशेष टिप्पणी देते हैं, पर हर राज्य अलग ही तैयारियों में लगे होते हैं इन सब फैसलों से बचने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश कुछ और हैं, लेकिन हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की डिलीवरी उस दिशा निर्देश से दूर दूर तक मेल नहीं खाती है। मुझे लगता है कि आम जनता को बिल्कुल ऐसे ही कस्टमर की तरह ट्रीट किया जाता है हमारे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में दिए थे, उसके माध्यम से न्यायालय ने 7 पॉइंट डायरेक्टिव्स दिए। टू कंस्टिट्यूट स्टेट सिलेक्शन कमिटी to remove the influence of state governments, selection of DGP in an independent manner and with a minimum term of 2 years, to fix minimum term for SP and SHO or inspector for minimum of 2 years.
separate law and order and investigation wings of police system, set up police establishment boards to take charge of transfers, postings, promotions for rank of DSP and below, and make recommendations for rank above DSP, to set up a police complaint authority to handle cases and complaints against police officers, including custodial deaths and rape in police stations, to set up a National Security Commission at central level for the selection of Chief of Central Police Organization with a minimum term of 2 years. सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य और यूनियन टेरिटरी को सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ये 7 दिशा निर्देश लागू होने चाहिए। जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म्स के बाद बारी आती है सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स की, जो हमारे बस में है। हालांकि जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी सरकारों की है, मगर एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स हम सब मिलकर कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज भी हमारे फैमिली में मिसिंग है, वो है सही मुद्दों पर बात। सेक्स एजुकेशन के लिए कोई अलग से कोर्स बनाने की आवश्यकता तो ज़रूर पड़ेगी, मगर बच्चों को गुड टच और बैड टच का डिफरेंस सिखाने के लिए माँ बाप को कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। सरकार को कोसने और उनसे उम्मीद करने के बजाय हम यहाँ छोटी सी कोशिश तो कर ही सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 95% केसेस में ऑफेंडर्स आर नोन टू द विक्टिम्स। बच्चों और एडल्ट से आजकल माता पिता सिर्फ एक ही बात करते हैं, क्या सोचे हो अपने भविष्य के बारे में, कैसी चल रही है पढ़ाई, और सबका फेवरेट खाना खा लिया। ये सवाल तब आता है जब आपके बच्चे घर से बाहर रहते हों। अभी भी देर नहीं हुई है। हम अगर सच्ची लगन से इन मुद्दों पर ध्यान दें तो इसके नतीजे हमारे उम्मीद से भी बेहतर होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है जो शायद किसी के काम आ जाए। आपसे एक और गुजारिश है कि अपने अपने स्टेट के इन सेंटर्स के नंबर लगते हैं भी कि नहीं, कम से कम एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और अंत में मार्टिन निमॉलर की फेमस कविता फर्स्ट द केम फॉर सोशलिस्ट, जो उन्होंने उस दौरान लिखी थी जब यहूदियों के कत्लेआम किए जा रहे थे जर्मनी में। उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने उस कविता को रिफ्रेश करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। Thank you guys for watching this video. For more updates and readings, reach to the site mentioned here or in the description below.